नमस्ते। इस एक्सप्लेनर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक संवैधानिक एक्सपर्ट के नजरिए से आज हम इमरजेंसी पावर्स और राज्य सरकारों के कामकाज का एक बहुत ही ऑब्जेक्टिव एनालिसिस करने वाले हैं। अक्सर बात होती है कि केंद्र और राज्य के बीच पावर का बैलेंस कैसे काम करता है और क्या कभी-कभी इसका गलत इस्तेमाल हो सकता है। तो आज हम उसी सिस्टम को डिकोड करेंगे और देखेंगे कि सत्ता का ये पूरा तंत्र आखिर काम कैसे करता है। अब जरा इस सवाल पर गौर कीजिए। क्या कोई मुख्यमंत्री चुनाव हारने के बाद अपनी कुर्सी छोड़ने से सीधे सीधे मना कर सकता है? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना, लेकिन यही हमारे लोकतंत्र का असली स्ट्रेस टेस्ट है। आज हम यही समझेंगे कि जब कोई रूलिंग लीडर अपना बहुमत खो देता है तो हमारी संविधान की रूल बुक आखिर क्या कहती है। आज की हमारी चर्चा का एजेंडा कुछ इस तरह रहेगा। 1. पश्चिम बंगाल का गतिरोध। 2. राज्यपाल की विवेकाधीन शक्ति। 3. अनुच्छेद 356। 4. नागालैंड का उदाहरण। 5. बोम्मई केस। और आखिर में 6. संघवाद और शक्ति संतुलन। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले सेक्शन से, पश्चिम बंगाल का गतिरोध, शासन का संकट। 2026 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों के नतीजों को ही ले लीजिए। आंकड़ों का गणित बिल्कुल साफ था। विपक्षी दल बीजेपी ने 207 सीटें जीतीं, जो बहुमत के जादुई आंकड़े से कहीं ज्यादा थीं। वहीं सत्ताधारी टीएमसी लगभग 80 सीटों पर सिमट गई। मतलब सत्ता परिवर्तन का संकेत एकदम क्लियर था। लेकिन यहां सबसे दिलचस्प बात क्या थी? इतनी स्पष्ट हार के बावजूद मुख्यमंत्री ने इस्तीफा देने से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने चुनाव आयोग पर भारी गड़बड़ी का आरोप लगाया। राजनीति में ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है। अब आप खुद सोचिए, ये हमारे सिस्टम के लिए कितनी बड़ी संवैधानिक दुविधा है। एक ऐसी स्थिति जहां एक लीडर गणित की हार मानने के बजाय अपनी नैतिक जीत का दावा कर रहा है। जब ऐसा होता है तो पूरी की पूरी शासन प्रणाली एक भयानक डेडलॉक में फंस जाती है। अब आते हैं दूसरे सेक्शन पर, राज्यपाल की विवेकाधीन शक्ति, जो इस तरह के संकट में पहला नियंत्रण है। इस तरह के गतिरोध को सुलझाने के लिए हमें देखना होगा कि राज्यपाल के पास क्या कानूनी ताकत है। संविधान का अनुच्छेद 164(1) बहुत स्पष्ट है। कोई भी मुख्यमंत्री जीवन भर के लिए उस कुर्सी पर नहीं बैठता। उनका पद इस बात पर टिका है कि उनके पास सदन में बहुमत हो और उन्हें राज्यपाल का समर्थन प्राप्त हो। राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत का सीधा सा मतलब है कि राज्यपाल यहां सिर्फ एक मूक दर्शक नहीं है। अगर कोई मुख्यमंत्री अड़ जाए और इस्तीफा ना दे तो लोकतंत्र को टूटने से बचाने के लिए राज्यपाल के पास ये 3 एकदम ठोस कदम होते हैं। पहला, बहुमत खोने वाले को बर्खास्त करना। दूसरा, नए बहुमत वाले दल को बुलाना। और तीसरा, अगर कोई विकल्प न बचे तो राष्ट्रपति शासन की सिफारिश कर देना। और यहीं से जुड़ता है हमारा तीसरा सेक्शन, अनुच्छेद 356 लागू करना, यानी अंतिम हस्तक्षेप। मान लीजिए राज्य के स्तर पर सारे समाधान फेल हो गए, तब क्या होगा? ऐसे में संविधान केंद्र सरकार को एक सुप्रीम पावर देता है, अनुच्छेद 356, जिसे हम आम भाषा में राष्ट्रपति शासन कहते हैं। इसके लगते ही चुनी हुई सरकार सस्पेंड हो जाती है और राज्य का पूरा कंट्रोल राज्यपाल के जरिए सीधे केंद्र के हाथ में आ जाता है। पर ठहरिए, ये कोई रातों रात होने वाला जादू नहीं है। इसकी एक बहुत ही सख्त प्रक्रिया है। पहले दिन राज्यपाल रिपोर्ट भेजेंगे, दूसरे दिन राष्ट्रपति घोषणा करेंगे और फिर 2 महीने के अंदर संसद के दोनों सदनों से इसकी मंजूरी लेनी होगी। ये पूरी प्रक्रिया इसलिए है ताकि कोई भी सरकार इसका मनमाना इस्तेमाल ना कर सके। इस शिफ्ट को जरा ध्यान से देखिए। पावर का बैलेंस कैसे एकदम से पलट जाता है। स्थानीय जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के हाथ से सत्ता खिसकती है और सीधे केंद्र सरकार और उनके नियुक्त राज्यपाल के पास चली जाती है। ये हमारे संघीय ढांचे यानी फेडरल स्ट्रक्चर का बहुत बड़ा बदलाव है। अब जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 134। हैरानी की बात यह है कि 1950 से लेकर अब तक जिस अनुच्छेद को संविधान निर्माताओं ने अंतिम उपाय कहा था, उसे 134 बार इस्तेमाल किया जा चुका है। जाहिर सी बात है, इतनी बार इस्तेमाल होगा तो इसके राजनीतिक दुरुपयोग की तीखी बहस तो छिड़ेगी ही। इस बहस को और गहराई से समझने के लिए देखते हैं हमारा चौथा सेक्शन, नागालैंड की मिसाल, सुरक्षा और अस्थिरता। इस अंतिम उपाय का असली इस्तेमाल देखने के लिए हमें इतिहास के पन्ने पलटने होंगे। जनवरी 2008 में नागालैंड में जो हुआ वो इसका एक परफेक्ट उदाहरण है। वहां भयंकर राजनीतिक अस्थिरता, विधायकों की खरीद फरोख्त और पाला बदलने के आरोपों के बीच रियो सरकार को बर्खास्त कर दिया गया था। लेकिन कहानी सिर्फ राजनीति तक सीमित नहीं थी।
नागालैंड के तत्कालीन राज्यपाल ने केवल राजनीतिक उठापटक का ही नहीं, बल्कि राज्य की नाजुक सुरक्षा स्थिति, उग्रवाद और सशस्त्र संघर्षों का भी हवाला दिया। इससे यह साबित होता है कि अनुच्छेद 356 सिर्फ तब नहीं लगता जब नंबर गेम बिगड़ता है, बल्कि तब भी लगता है जब लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से चरमरा जाए। आगे बढ़ते हैं हमारे 5वें सेक्शन की ओर, बम्बई केस, न्यायिक सुरक्षा। चूंकि इतिहास में इमरजेंसी पावर्स का कई बार गलत इस्तेमाल हुआ, तो आखिरकार न्यायपालिका को एक लक्ष्मण रेखा खींचनी ही पड़ी। 1989 में कर्नाटक के मुख्यमंत्री एसआर बुम्बई को बिना फ्लोर टेस्ट के ही हटा दिया गया था। इसके खिलाफ वो कोर्ट गए और फिर 1994 में सुप्रीम कोर्ट का वो ऐतिहासिक फैसला आया जिसने मनमाने केंद्रीय हस्तक्षेप पर हमेशा के लिए ब्रेक लगा दिया। सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल साफ कर दिया कि कोई सरकार बहुमत में है या नहीं, इसका फैसला किसी राजभवन के बंद कमरे में नहीं बल्कि विधानसभा के फ्लोर पर होगा। साथ ही राष्ट्रपति का फैसला अदालत के दायरे से बाहर नहीं है और संसद की मंजूरी से पहले विधानसभा को पूरी तरह भंग नहीं किया जा सकता। ये गाइडलाइंस हमारे लोकतंत्र के लिए एक बहुत बड़ा सेफ्टी नेट बन गई। और इसी के साथ हम आते हैं अपने आखिरी सेक्शन पर, संघवाद और शक्ति संतुलन। एक तरफ जनता का जनादेश, दूसरी तरफ राज्यपाल का विवेक और ऊपर से सुप्रीम कोर्ट के फैसले। ये तीनों मिलकर हमारे देश के संघीय ढांचे यानी फेडरल स्ट्रक्चर को बैलेंस करते हैं। सरकारिया आयोग ने बिल्कुल सही कहा था कि इन इमरजेंसी पावर्स का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ अंतिम उपाय के रूप में बहुत ही रेयर केसेस में होना चाहिए। चाहे वो पश्चिम बंगाल में किसी मुख्यमंत्री का कुर्सी छोड़ने से इनकार करना हो या नागालैंड जैसी जगह पर सुरक्षा का गंभीर मसला। हर बार जब यह कानून लागू होता है तो यह हमारे लोकतंत्र और राष्ट्रीय स्थिरता के बीच एक बहुत ही नाजुक सा बैलेंस चेक करता है। यह सच में राजनीतिक शक्ति की हदों को तय करता है। तो आखिर में ये एक बहुत बड़ा और गहरा सवाल हम सबके सामने छूट जाता है, हमारा संविधान किसी राज्य के लोकतंत्र की हिफाजत कैसे कर सकता है, और वो भी तब जब मशीनरी के सच में फेल होने पर तुरंत एक्शन लेना भी जरूरी हो। ये कश्मकश संवैधानिक कानून की सबसे दिलचस्प चुनौतियों में से एक है। सोचने वाली बात है ना। खैर, आज के इस एक्सप्लेनर में बस इतना ही। जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया।